नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और इस बीच कई स्थानों से मारपीट की खबर सामने आ रही है। इसी क्रम में मिर्जापुर का भी एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ कांवड़िए एक सीआरपीएफ जवान को रेलवे स्टेशन पर पीट रहे हैं। इसे लेकर अब सीआरपीएफ ने 3 कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को तब हड़कंप मच गया जब कुछ कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह 9:30 बजे करीब ब्रह्मपुत्र मेल से बैद्यनाथ धाम जाने के लिए कांवड़ियों का एक समूह मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए पहुंचा था। इस बीच सीआरपीएफ में तैनात गौतम कुमार भी टिकट लेने के लिए काउंटर पर पहुंचे। पहले टिकट लेने के विवाद में कांवड़ियों का सीआरपीएफ के जवान गौतम कुमार से विवाद हो गया। यह विवाद इतना गंभीर हो गया कि कांवड़ियों ने सीआरपीएफ के जवान की लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। वहीं अब सीआरपीएफ ने तीनों कांवड़ियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार को चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके बाद शनिवार को इस मामले में कार्रवाई हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। बता दें कि अस्पताल में गुरुवार को 5 लोग पिस्तौल के साथ एक कमरे में घुसे थे और चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारकर वहां से बेहद आराम से निकल गए। सजा याफ्ता चंदन मिश्रा का ताल्लुक मूल रूप से बिहार के बक्सर से था। अस्पताल में हुई इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाने वालों के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। वो कमरे के बाहर पहुंचकर अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं, कमरे में घुसकर गोली मारते हैं और बिना किसी जल्दबाजी या घबराहट के चले जाते हैं। बिहार में हाल के दिनों में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर बिहार को तालिबान बनाने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि गया में डॉक्टर को मारी गोली, पटना में 2 गुटों में खुली गोलीबारी, पटना में महिला को गोली मारी गई और रोहतास में व्यवसायी की हत्या। उन्होंने लिखा कि मोदी और नीतीश भाजपाई सरकार बेबस, डीके टैक्स से संरक्षित गुंडे अपराधी बेधड़क। बता दें कि बीती 4 जुलाई से 17 जुलाई के बीच केवल राजधानी पटना में ही बिजनेसमैन गोपाल खेमका, बालू कारोबारी रमाकांत, वकील जितेंद्र महतो, स्कूल संचालक अजीत कुमार की हत्या हो गई। स्थानीय खबरों के मुताबिक राज्य में बीते 15 दिनों में कम से कम 50 हत्याएं हुई हैं, जबकि अकेले पटना में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 14 हत्याएं हुई हैं। ओडिशा के बालासोर में कॉलेज छात्रा के आत्मदाह का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब पूरी जिले में एक और दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार को 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल जैसी चीज डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना निम्पाड़ा ब्लॉक के बलंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बयाबर गांव में हुई, जब लड़की अपनी सहेली के घर जा रही थी। इस घटना ने बालासोर में कॉलेज छात्रा के आत्मदाह के कुछ ही दिनों बाद राज्य में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर फिर से सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ओडिशा से सामने आई इस घटना ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्षी दलों बीजेडी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेडी ने कहा कि ओडिशा महिलाओं और छात्रों के लिए असुरक्षित है। उप मुख्यमंत्री के अपने ही क्षेत्र में एक छात्रा को जिंदा जला देना अराजक कानून व्यवस्था को दिखाता है। यह सरकार कब जागेगी? 1 साल के भीतर ही भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। आज अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्यमंत्री लाचार हैं, गृहमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि यह दिखाता है कि सरकार की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण के कारण ओडिशा महिलाओं के लिए अत्यधिक असुरक्षित हो गया है। यह घटना बालासोर की उस दुखद घटना के 1 हफ्ते के भीतर हुई है, जहां एक युवा लड़की को न्याय नहीं मिलने के कारण आत्मदाह करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराने के दावे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किस देश के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि सीज फायर की घोषणा कौन करता है? ट्रंप। सीज फायर की शर्तों की जानकारी कौन देता है? ट्रंप। टैरिफ की जानकारी कौन दे रहा है? कितने जेट गिरे कौन बता रहा है? ट्रंप। अब लोग गूगल करने लग गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गया, कहीं ट्रंप ने तो शपथ नहीं ले ली। आर्थिक नीति, विदेश नीति, सुरक्षा नीति सब ट्रंप के हवाले कर दी तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ छोटे छोटे टापुओं से मेडल बटोर कर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने भर के लिए रह गए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीती मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान यह बात कही। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह किस पक्ष के विमानों की बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई की शुरुआत में हुए संघर्ष के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दरअसल विमानों को हवा में ही मार गिराया जा रहा था। 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। दिल्ली के नेहरू प्लेस में इंडियंस फॉर फिलिस्तीन नाम की संस्था के सदस्यों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। संस्था के मुताबिक इस प्रदर्शन में छात्रों, शिक्षकों, कलाकारों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य गजा के साथ एकजुटता दिखाना और इसराइल के छेड़े युद्ध की निंदा करना था। प्रदर्शनकारी समूह ने कहा कि पिछले 2 सालों से गजा में 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश आम लोग थे। हजारों लोग घायल हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, भुखमरी का सामना कर रहे हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। समूह ने कहा कि इसराइल ने गजा में व्यवस्थित तरीके से और जानबूझकर जंग शुरू की। समूह ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की इसराइल के अभियान में लगातार मिली भगत रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियंस फॉर फिलिस्तीन एक ऐसा समूह है जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधि, विदेश नीति से जुड़े विशेषज्ञ, राजनयिक और अन्य लोग शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ठाकरे नाम को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे नाम केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि मराठी मानुष, महाराष्ट्र और हिंदू गौरव की पहचान है, जिसे कुछ लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक पत्थर है, उस पत्थर पर सिंदूर लगा देने मात्र से उसे शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह किसी और को देने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह नाम मेरे पिता और दादा ने दिया है। ठाकरे महाराष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही। इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ हालिया एकजुटता का भी जिक्र किया। दोनों ने हाल ही में हिंदी भाषा को कथित थोपने के खिलाफ एक संयुक्त रैली में हिस्सा लिया था। उद्धव ने कहा कि राज भी अब इस विरासत के साथ जुड़ चुके हैं। हम मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हितों के लिए एक साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना यूबीटी और मन से मिलकर भाजपा और महायुति को चुनौती दे सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि अगर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा की तरह सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में तेरी जैसी गलतियां दोबारा हुई तो महाविकास अघाड़ी का क्या औचित्य रह जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवीए के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद का उत्साह विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के खुद के जीतने पर केंद्रित व्यक्तिगत अहंकार में बदल गया, जो अंततः उनकी हार का कारण बना। उद्धव ठाकरे ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एमवीए सहयोगियों को वो सीटें देनी पड़ी जो उसने पहले कई बार जीती थी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे पर बातचीत आखिरी क्षण तक चली। इस झगड़े से जनता के बीच हमारे बारे में गलत संदेश गया। यह एक गलती थी जिसे सुधारना होगा। अगर भविष्य में ऐसी गलतियां होती रहीं तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में
वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ और इसके मालिक रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 10 अरब डॉलर लगभग 86,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा WSJ की खबर से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रंप ने 2003 में जेफरी एप्स्टीन को उनके 50वें जन्मदिन पर एक अश्लील पत्र भेजा था, जिसमें एक नग्न महिला की स्केच और साझा रहस्य का उल्लेख था। ट्रंप ने इस पत्र को फर्जी करार देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल पर गलत और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। वहीं WSJ ने 18 जुलाई 2025 को एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि 2003 में ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन को एक पत्र भेजा था जिसमें अश्लील सामग्री थी। यह पत्र कथित तौर पर मैक्सवेल द्वारा संकलित एक एल्बम का हिस्सा था, जिसे DOJ ने एप्स्टीन मैक्सवेल जांच के दौरान देखा था। अब ट्रंप ने इस दावे का खंडन किया है, इसे फर्जी और बदनाम करने वाला बताया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मालिक रूपर्ट मर्डोक और संपादक एम्मा टकर को पहले ही चेतावनी दी थी कि यह कहानी गलत है। इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहानी प्रकाशित की, जिसके बाद ट्रंप ने 19 जुलाई को फ्लोरिडा की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और बिहार के अन्य वीडियो पत्रकारों ने इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को उजागर किया है। जहां विपक्षी दल RJD और कांग्रेस इसे पहले से ही वोट चोरी की साजिश कह रहे थे, वहीं अब पत्रकार अजीत अंजुम के ताज़ा वीडियो में पटना के एक ब्लॉक कार्यालय में SIR फॉर्म्स में फर्जीवाड़े के सबूत पेश किए गए हैं, जहां मतदाताओं को यह कहते देखा और सुना जा सकता है कि उनकी सहमति या हस्ताक्षर के बिना उनके नाम से फॉर्म जमा किए गए। इस खुलासे ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। अजीत अंजुम के वीडियो में 10 मतदाताओं ने बताया कि उनकी मुलाकात किसी बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से नहीं हुई, उन्हें कोई फॉर्म नहीं दिया गया, उन्होंने किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी उनके नाम से फर्जी दस्तखत कर SIR फॉर्म जमा किए गए। पत्रकार अजीत अंजुम ने बेगूसराय के एक प्रखंड में भी ऐसी अनियमितताओं का जिक्र किया, जहां उनके खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अजीत अंजुम ने इसे सच्चाई को दबाने की कोशिश बताया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जमुई में एक जेली विक्रेता के पास हजारों फॉर्म मिलने और पटना के गांधी मैदान के पास फ्लाईओवर पर फेंके गए फॉर्म्स के वीडियो का हवाला दिया, जो फर्जीवाड़े की गंभीरता को दर्शाता है। बहरहाल SIR प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के खुलासे, खासकर अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मानना है कि यह NDA के पक्ष में मतदाताओं को हटाने की साजिश है, जिसे वे महाराष्ट्र की तर्ज पर वोट चोरी की कोशिश बता रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।